आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस बजट में क्या कुछ खास रहा और इससे किस वर्ग पर क्या कितना असर पड़ा, बात करेंगे इस विषय पर कि बजट में तीन बड़ी बातें क्या रही। इसके बारे में आपको तमाम पहलुओं के बारे में भी हम जानकारी देंगे, लेकिन अलग अलग वर्गों को अलग अलग लाभ इस बजट से मिले हैं। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में घोषणाओं के जरिए बताया है कि कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी चीजें महंगी होंगी। तो ये बजट की बड़ी बातें हैं। इनकम टैक्स स्लैब में इस बार किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा 2022-23 में डिजिटल रुपया, इसकी भी ऐलान किया गया है। 60 लाख नई नौकरियों का वादा जो है वो वित्त मंत्री ने किया है। इसके साथ ही अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाए जाने की बात भी कही गई है। 2022-23 से ई पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे, ये बात भी कही गई है। तो वहीं एक राष्ट्र और एक रजिस्ट्रेशन के लिए भी बात कही गई है। गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती यानी कि केमिकल रहित खेती को बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई। तो वहीं नाबार्ड के जरिए कृषि क्षेत्र में नए स्टार्टअप्स करने की बात कही गई। युवाओं का रुझान कृषि क्षेत्र में बढ़े। पीएम ई विद्या योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत मानी जाएगी। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और पोषण 2.0 ये भी नई शुरुआत कही जा सकती हैं। पीएम आवास योजना में अगले साल यानी कि इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख घर देने की बात कही गई है। 5 नदियों को आपस में जोड़ने की बात भी इसमें कही गई। तो वहीं एमएसपी के तहत रिकॉर्ड खरीदारी होगी, ये किसानों को राहत देने की बात वित्त मंत्री के हवाले से कही गई। उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए रक्षा बजट का 25% रखा गया है। एमएसएमई के तहत 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद जो है वो भी दी जाएगी। एलआईसी का आईपीओ जल्द आने की बात भी इस बजट में वित्त मंत्री के हवाले से कही गई। 2022-23 बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का ब्यौरा भी वित्त मंत्री ने दिया। इनकम टैक्स स्लैब में और कोई बदलाव इसके साथ नहीं किया गया है। आम बजट में वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खेती से जुड़े सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा चमड़ा, मोबाइल फोन के चार्जर, कपड़े की पैकेजिंग के डब्बे, ये तमाम चीजें सस्ती होंगी। जेम्स और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5% तक किया गया है। एमएसएमई को मदद मुहैया कराने के लिए स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी छूट को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। मेहनता ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया। इसके साथ ही बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म करते हुए 7.5% आयात शुल्क लगाया गया है। इमिटेशन ज्वेलरी के आयात को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। विदेशी छाता महंगा होगा। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे लोगों में थोड़ी निराशा भी है, खासतौर पर सैलरी क्लास में। Emergency Credit Line Guarantee Scheme has provided the much needed additional credit to more than 130 lakh MSMEs. This has helped them mitigate the adverse impact of the pandemic. The hospitality and related services, especially those by micro and small enterprises, are yet to regain their pre-pandemic level of business. Considering these aspects, the ECLGS will be extended up to March 2023, and its guarantee cover will be expanded by 50,000 crores of rupees to total cover of 5 lakh crores. Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises, CGT-MSE, scheme will be revamped with required infusion of funds. This will facilitate additional credit of 2 lakh crore for micro and small enterprises and expand employment opportunities.
Raising and accelerating MSME performance ramp program with outlay of 6,000 crore over 5 years will be rolled out. This will help MSME sector become more resilient, competitive and efficient. Skilling programs and partnership with the industry will be reoriented to promote continuous skilling avenues, sustainability and employability. The National Skill Qualification Framework will be aligned with dynamic industry needs. Digital सीधे रुक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो, इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी और इससे हमारे देश के जो सीमावर्ती गांव है, बॉर्डर के गांव है, जिसका वाइब्रेंट होना जरूरी है, जो देश की सिक्योरिटी के लिए भी आवश्यकता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज। इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। कोरोना काल में एमएसएमई यानी हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे, अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और
अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री ने पहली रिएक्शन अपनी दी है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद। जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर बनाया हुआ बजट जो है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करार दिया है और इसके साथ ही बधाइयां भी दी हैं वित्त मंत्री को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने जनता के हिसाब से बजट बनाया है। इसके साथ उन्होंने यह भी बात कही है कि कल वो भारतीय जनता पार्टी के, जो उनकी खुद की पार्टी है, उसके एक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत इस विषय पर अपनी व्याख्यानमाला, अपनी जो बात है वो देश के सामने रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट को गरीबों से जोड़कर उन्होंने देखा है, विकास को बढ़ावा देने के लिए बजट है ये, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है। और ये पहली रिएक्शन है प्रधानमंत्री मोदी की जो हमने आपको दिखाई बजट आने के बाद। हर गरीब के पास पक्का घर होने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। युवाओं के सपनों को मजबूती देने की बात भी पीएम ने कही है। तो वहीं बजट को जोर गरीब कल्याण पर रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी ये बात रखी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट इसे करार दिया। मेरे साथ जो पैनल है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। सतबीर भारद्वाज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश नंबरदार जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। रमन मलिक जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में सहयोगी मेरे सुशील सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। रमन मलिक जी, सबसे पहला मैं आप ही से रिएक्शन लेना चाहूंगा। एक जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बजट इसे करार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम अभी सुन रहे थे, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो सैलरी पेइंग क्लास है, वो थोड़ा निराश इस बजट से नजर आ रहा है। काफी खूबियां हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देखा भी जा सकता है, लेकिन निराशा भी कुछ लोगों को तो हाथ लगी है। रमन जी देखिए, एक चीज मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलूंगा कि आपको समझना चाहिए कि जिस समय अगर भगवान न करे किसी के निवास स्थान के आसपास, किसी के घर पे, किसी के शहर पे जब बाढ़ आती है और वो तबाही मचाती है, तो सबसे पहला काम बाढ़ जाने के बाद या बाढ़ का पानी हटता है तो क्या होता है, वो ये होता है कि उसकी नींव को टटोला जाता है और नींव को मजबूत दोबारा से करा जाता है मकान की। जब तक मकान की नींव को मजबूत नहीं करा जाएगा तब तक इमारत स्टेबल नहीं होगी, जान का खतरा है। उसी प्रकार आज के समय में जब ये पूरा प्रकरण ये कोविड का पूरे विश्व में हुआ है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस समय सबसे जरूरी चीज है कि जो आपका व्यवसाय है, जो आपका उद्योग है, जो कृषि है, जो मूलभूत आधार है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक आप उसको दोबारा से सुदृढ़ नहीं करेंगे और उसमें जो विघ्न है उनको नहीं हटाएंगे, इस समय जब इंसान को अपने जो भी कर्म, ठीक है ना मलिक साहब, उस पे हम क्वेश्चन उठा ही नहीं रहे हैं सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा देश के अंदर। अब मैं आपको छोटी सी बात बोलता हूँ, पूछता हूँ कि अगर देश के करदाता के ऊपर विश्वास करके ये कह दिया कि आप 2 साल तक अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, कोई आपके पास नोटिस आए, कुछ आए, आप उस जो पीड़ा है, अगर किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आता है, स्क्रूटनी का या कुछ,
तो वो जो पीड़ा उस समय वो व्यक्ति झेलता है या झेलती है, जो बार बार चक्कर लगाने के और चीजों के, तो ये जो पूरा प्रक्रिया है उसको सरलीकरण की तरफ ले जाना, ये बहुत बड़ा राहत है। आप उनसे पूछिए जिनके पास इस प्रकार का नोटिस आ जाता है। और कहीं पहले तो ये होता था कि जबरदस्ती नोटिस भिजवाए जाते थे, या किसी का इन लॉ केस है और वो उस विषय के ऊपर ऑलरेडी कोर्ट में गए हुए हैं, ये दोबारा कोर्ट में चले जाते थे, दोबारा चले जाता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वो केस अटका रहता था। अब ये क्लियर कर दिया कि अगर एक पर्टिकुलर विषय पे गए हुए हैं कोर्ट, तो दोबारा आप कोर्ट नहीं जाएंगे उसके ऊपर। यानी इनकम टैक्स में कोई छूट ना देने का फैसला जो है, ये आप लोगों ने एक सर्वे के आधार पर किया है, या आपको लगता है कि ये डिमांड ऑफ द टाइम है? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनकम टैक्स का विषय अगर आप ध्यान से समझें और किसी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से या दूसरे से भी बात करेंगे तो वो आपको इस बताएंगे कि भारत के अंदर जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली हुई है, जो होम लोन्स के ऊपर आपको मिलता है, कंपलसरी सेविंग के ऊपर जो आपको रियायत मिलती है, अगर आप उसको पूरी तरह देखेंगे तो आपको एंड में यही पता लगेगा कि आप अंदाजन इफेक्टिव रेट जो है, इफ यू आर यूजिंग ऑल, आप जो अपना जिसे कहना चाहिए ना, अगर आप जितने दिए हुए हैं आपको एवेन्यूज, अगर आप उसको यूज कर लेते हैं तो शायद दुनिया में सबसे सस्ता आयकर का रेट भारत में पड़ता है इफेक्टिव। नहीं, मैं भारत के हिसाब से बात कर रहा हूं सर, मैं खुद का कंपैरिजन खुद के साथ कर रहा हूं, मैं इंग्लैंड और यूएस का नहीं कर रहा आपके साथ। अब आप अगर आपकी 20 लाख रुपए के करीब आमदनी है अगर साल की, और आपको सारे आप यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो एटीजी के अंदर, एटीसी के अंदर है, आपका 1010D में है, दूसरे हैं। ठीक है मलिक साहब, ये पॉलिसी है, ये सरकार का बजट है, मैं उसको सही या गलत के तराजू में नहीं तोल रहा। मैं तो सर इतना सा बात पूछ रहा हूं आपसे कि गरीब को सब्सिडी मिल जाती है, जो हायर पेइंग क्लास है उसको रिबेट मिल जाता है, मिडिल क्लास यही उम्मीद लगाकर बैठा था कि भाई इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाएगी, नहीं मिली कोई बात नहीं, अगले का इंतजार कर लेंगे। मैं तो कारण पूछ रहा हूं क्यों नहीं दिया गया, कोई डिमांड ऑफ द टाइम है या रेवेन्यू कलेक्शन इसका फैक्टर है, या आप लोग मानते ही नहीं है कि वो देना चाहिए? कई बारी कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो अ रिलीफ। इस समय हम निकल रहे हैं, इस समय कई लोगों ने केसेस में जिस तरीके से 2 साल से हम कोविड की मार झेल रहे हैं, पूरी विश्व झेल रहा है, वहां पे ना कोविड सेस और बढ़ाया गया, ना कोई और सेस डाला गया, वो भी एक तरीके की रिलीफ है। ठीक है, मतलब हम यही समझे ना कि हमारी सरकार के ऊपर थोड़ा वजन ज्यादा है, तो थोड़ा सा हम भी कोऑपरेट कर लेंगे, आसान सी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज ना लाना भी एक पॉजिटिव है। ठीक है सतवीर भारद्वाज जी। रमन मलिक जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि आपकी भाजपा के अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चल रहा है। यही जो चीज आपके मुख्य प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि गरीबों को सिलेंडर मिलेंगे, गरीबों को मकान मिलेंगे, ये तो पहले भी कह चुके हैं। अब बार बार में आप इस चीज को क्यों दोहरा रहे हैं? कोई और मुद्दा नहीं है क्या आप लोगों के पास में, या कोई और मामला नहीं बचा आप लोगों के पास में गरीबों को देने के लिए? क्या एक बार आप गरीबों का मजाक क्यों बना रहे हैं? देखिए ये बहुत गलत बात है, बहुत दुख की बात है ये कि आप गरीबों का मजाक बना रहे हैं। आपकी पार्टी, आप पहले ही आपके प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि गरीबों को मकान मिलेंगे, गरीबों को सिलेंडर मिलेंगे। हमारे आपके नहीं होते सर, ये क्या तरीका है? प्रधानमंत्री तो सबके हैं, उसमें हमारा आपका कुछ भी नहीं। थोड़ा शांति करिए, पानी पीजिए और एक बात सुनिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मकान देना एक बारी का विषय नहीं होता, हर साल वो बनेंगे, हर साल लोगों को दिए जा रहे हैं। क्या ये निरंतर प्रक्रिया गरीबों को गरीबी उन्मूलन के लिए जरूरी नहीं है? नहीं, पहले आप ये बताइए कि आपने कितने मकान दिए हैं अब और इसके बाद में ये इतने मकान और दिए जाएंगे? आप या तो पूरा आंकड़ा तो है, अभी तक दिए हैं और 80 लाख और दे रहे हैं। ठीक है, 80 लाख और दे रहे हैं। सतीश जी के पास आता हूं भाई। मलिक साहब, किसानों की थोड़ी सी नाराजगी है, आपने कहा तो है कि हम एमएसपी जो है वो रिकॉर्ड खरीद करेंगे एमएसपी पर, लेकिन नंबरदार साहब का कहना है कि रिकॉर्ड होगा कैसे, वही 3-4% तक रहता है। नंबरदार साहब, मैं मलिक साहब से और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार से एक ही बात पूछना चाहूंगा, कब तक किसानों को बरगलाने का काम करेंगे? कब तक इस तरह लोगों को बहका के, कब तक ये शासन में बने रहना चाहते हैं? आज भी खुद माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों को उकसाने का काम किया 2011 में, अब भाई एमएसपी मिलनी चाहिए, आज खुद भी अपनी बातों से भागने का काम करे। आज
दिल्ली हरियाणा में कुछ जो दिल्ली के स्टेट लगती है वहां तो एमएसपी पर खरीदी जाती है। बंगाल, ये जो बिहार है, पूर्वांचल, ये युगांडा में है क्या इंडिया में? उन लोगों ने जो 10-10 एकड़ का जमींदार है वो हरियाणा में और पंजाब में जाकर मजदूरी होने का काम होता है। आज को दिल्ली पर, हरियाणा पर, ये जो स्टेट है इन पर ज्यादा वजन बढ़ा हुआ है। ये सारी आप लोगों की किसान, वहां जो किसानी अच्छी हो, किसानों को एमएसपी पर रेट मिले, आज भी किसानों के साथ इस बजट में धोखा होने का काम हुआ। एक तरफ तो बोलते हैं स्वदेशी नारे देने का काम करते हैं और दूसरी तरफ विदेश से मशीनरी आने पर आयात शुल्क खत्म करने का काम किया जा रहा है। कौन से उद्योगपति के सारे पर काम हो रहा है? रमन जी, नम्रता जी, आज तक इस देश के अंदर कभी ये नहीं हुआ था कि कभी 60,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, बहुत ज्यादा हुआ 80-90,000 करोड़। 2014 के बाद ये लाख करोड़ों में जाने लगी और आज फिर टैक्स ना 12% से 28% लेने का काम कर रहे हैं। अरे साहब, जो आदमी दिल्ली से करनाल जाता है 60 रुपए टूल टैक्स में जाता है, 600 रुपए में जाने का काम हो रहा है। आपका सवाल सुन रहा था ना मैं, मेरा जवाब सुन लो, उसके बाद आप फिर से पूछ लेना, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूं। तो 2,70,000 करोड़ का अगर काम खरीदना है, हमने जो ऐलान करा है, 2,70,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती। और उसके साथ साथ जो आप कैपिटल इक्विपमेंट की बात कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जहां 6 से 8 किलोमीटर जब हम आए थे तो सरकारों का 6 से 8 किलोमीटर की सड़क बनती थी एक दिन में। फिर आपने कौन सी घर से बनवा दी? कंपनियों को देकर, कंपनी को देगा, कंपनी ने बनाने का काम किया। सरकार ने अपने पास से कौन सा पैसा लगा कर लोगों को खली में चलाने का काम कर दिया। भाई साहब, अगर आपने ऐसे ही बात करनी है तो बात नहीं हो पाएगी ना। नंबरदार जी, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आप एक जवाब ले लो, फिर दूसरा सवाल कर लेना। थोड़ी सी शांति से अगर बात करें तो अच्छी रहेगी, नहीं तो आपकी जैसे मर्जी। तो सबसे पहले अब मैं दोनों विषयों का जवाब दे देता हूं। जो कैपिटल इक्विपमेंट की इन्होंने बात करी, वो कैपिटल इक्विपमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जब देश ये देखे कि देश ने 25,000 किलोमीटर की साल भर के अंदर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और पैदा करना है, जिसका मतलब 70 किलोमीटर से ऊपर रोज की सड़क बननी हो, उसका फायदा दो तरीके से होता है कि आवाजाही जो है उसके ऊपर पेट्रोल भी कम खर्च होता है, डीजल कम खर्च होता है, जल्दी पहुंचता है, पेरिशेबल गुड्स हैं, दूसरे हैं, खेती के सामान है, इधर से उधर पहुंचाने आसान रहते हैं। ऐसे ही ट्रेनों का कर रहे हैं कि नई खेती के लिए ये सारी इधर से उधर किसान भेज पाए, वो भी कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि लोग अपने, आप सरकार घर से तो नहीं कर रही। अरे मेरे भाई, आज तक किसी भी देश की कोई भी सरकार अपने जेब से नहीं लगाती। जो आयकर आता है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, उसी का वितरण करती है। सरकार के अपने जो डिसइन्वेस्टमेंट करे या वो करे, उससे पैसा पूरा करती है। कोई घर से पैसा थोड़ी बनाएगा कोई भी। मैं आता हूं आपके पास वापस, सुशील के पास मैं आ रहा हूं। सुशील, ये जो 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां और 60 लाख नई नौकरियां देने की बात है, अगर प्रैक्टिकली होता है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। रोजगार के अवसर मिलने के साथ साथ एमएसएमई को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सवाल है कैसे, एक्शन प्लान कैसे होगा? निश्चित तौर पर देखिए केशव, जो घोषणा की गई है उसमें 16 लाख नौकरियां आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम है उसके तहत देने की बात की गई है। साथ ही 60 लाख जो नौकरी की बात की गई है। जितनी स्कीमें लॉन्च की जा रही है और जो डिजिटलाइजेशन जो किया जा रहा है, मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, उसके तहत इन नौकरियों का आकलन किया गया है, जिसमें अगले 10 साल के दौरान माना जा रहा है कि 25 से 30 लाख नौकरियां दी जाएगी 10 साल में। और जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार ये समग्र कल्याण बजट है। यानी इस बजट में हम लोअर लेवल पे जो बिल्कुल निचला तबका है या सीमावर्ती राज्य हैं भारत के, जो सीमा पे लगते हैं, उनके विकास का भी ख्याल रखा गया है। पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखा गया है। और जो आधुनिक शहर यानी महानगर, गुरुग्राम जैसे महानगरों में जो लोग रह रहे हैं, उनकी सुविधा का भी ख्याल रखा गया है। यानी इस बजट में सबको सब कुछ समावेशित किया गया है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे रोजगार का आपने जिक्र किया, तो रोजगार में मलिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बेहतर बताएंगे। लेकिन मुझे एक समझ में नहीं आता कि ये जितना प्लान है ये आफ्टर मतलब पोस्टपेड प्लान टाइप का है कि कल होगा। ये पूरी जितनी ब्लूप्रिंट तैयार की गई है, ब्लूप्रिंट अगर धरातल
पर उतरते हैं तो ये 30 लाख और 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन देश का युवा जब हम जाते हैं सड़कों पे, लोगों से बात करते हैं, तो वे लोग एक सवाल पूछते हैं कि आज हमें क्या मिला। और मैं भी चाहूंगा कि मलिक साहब जरा हमारा भी ज्ञानवर्धन करें, हमें ये बताएं कि आज हमें क्या मिला। ये 25 साल का प्लान हमारे सामने है, लेकिन आज जो युवा पूछ रहा है कि प्रत्येक साल 4 करोड़ ग्रेजुएट होते हैं भारत में, 3 करोड़ लोग 12th पास करते हैं, और आज 10वीं से 12वीं के बीच में जो छात्र हैं उनकी संख्या भारत में 13 करोड़ है। ये सब लोग भविष्य की राह तय कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल किया जा रहा है। और जब बजट पेश हो रहा था, चूंकि हम लोगों ने एक बजट की उम्मीद को लेकर लोगों से जब बात की थी, तो लोगों का कहना था कि महंगाई कोरोना से ज्यादा महामारी है, यानी महामारी से जितना हम त्रस्त हैं उससे ज्यादा कोरोना की महंगाई से ज्यादा हम त्रस्त हैं। तो सबको उम्मीद थी कि महंगाई को लेकर जरूर कुछ ना कुछ करती। सतबीर भारद्वाज जी जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के सिलेंडर को लेकर, उज्ज्वला योजना को लेकर। कई ऐसे सिलेंडर्स हैं, लोग टकटकी लगाए थे, जो वैसी जनता है जिन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर ले रखा है कि आखिर 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे बढ़ेगा। मैं सवाल यह भी जानना चाहता हूं कि सर, सब कुछ ओवरऑल बजट है, समग्र विकास की बजट है, लेकिन महंगाई पर जो प्रहार की बात है उसको लेकर आज यह जनता, अगर भारत का युवा, भारत का किसान, भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट, टैक्स स्लैब वाले, या फिर जो भी प्रत्येक व्यक्ति पूछ रहा है कि आज हमें क्या मिला। मलिक साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे। वाजिब है। मैं मलिक साहब आपके पास आता हूं सुशील के जवाब को लेकर, और साथ साथ इसमें यह भी है कि 60 लाख युवाओं के लिए जो नौकरी के अवसर हैं, ये नौकरी के अवसर को थोड़ा और परिभाषित अगर करें तो हम समझ पाए ढंग से, ये नौकरी के अवसर हैं या रोजगार हैं, या इसमें कुछ और डिफरेंशिएशन है, वर्ड गेम है? नहीं, वर्ड गेम कोई नहीं है सर। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी को जनरेट करना है, एम्प्लॉयबिलिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी ये है कि इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिले, ताकि इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप मिलके और गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जब ये तीनों की ट्रिलॉजी, तीनों का त्रिशूल समझ लीजिए, जब ये इकट्ठा प्रहार होता है तो 2 विषय होते हैं। एक तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है विभिन्न कार्यक्रमों में, विभिन्न उद्योगों में, विभिन्न जगहों पे, तो वहां से एम्प्लॉयबिलिटी आनी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जी। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक तबके को मिलेगा, उसके अंदर फिर इंजीनियर्स को भी मिलेगा, उसके अंदर आईटी वालों को भी मिलेगा, उसके अंदर सीमेंट वाले को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसे ही जब आप स्टार्टअप करेंगे तो आईटी वाले भी हैं, डिलीवरी वाले भी हैं, दूसरा आर्किटेक्चर भी है, सारों को मिलेगा। सेल्स बढ़ती हैं, जो घर से कर रहे हैं, होम बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको भी बढ़ावा मिलता है। जब आप एमएसएमई को और इंडस्ट्री को इम्पेटस देते हैं तो वो भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपना एक्सप्लोरेशन बढ़ाते हैं। जब आप कृषि को सहारा करते हैं तो कृषि के उत्पाद भी बढ़ते हैं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अपने जो ट्रेडिंग है वो बढ़ जाती है, और ज्यादा इधर से उधर जाएगा सामान तो उतना ही ज्यादा वर्किंग आएगी। तो एक तो मोडस वो हो गया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी समझने की चीज है, बहुत सारी जगह सरकार ने इस समय जो ऐलान करा है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है उनके ऊपर सरकार ने टैक्स रिड्यूस करा। उसका इफेक्ट समझने की कोशिश करिए। उसका इफेक्ट ये होता है कि जितने लोग जिसके पास मकान है, जमीन है, उसने उसको बेच के कुछ और लेना है, तो पहले 20% के करीब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता था। अब वो जो 20% है उससे हटा के जो 5% पे आप लाते हैं, सपोजिंग 1 करोड़ रुपए की कोई जमीन बेच रहा है तो उसको 5 लाख रुपया बचता है टैक्स का, तो वो भी इकोनॉमी में ही आता है वापस। ऐसे ही शेयर्स में हो गया, ऐसे ही ठीक है। यही सुशील सवाल भी कर रहे थे सर आपको कि ठीक है, आपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए बजट को डिजाइन किया है। अगर वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 25 साल का ब्लूप्रिंट इसमें तैयार है, मान लेते हैं हम उसे, लेकिन सर सवाल तो यह है ना कि जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप ये समझिए कि फर्क क्या पड़ रहा है। आपकी रियल एस्टेट मार्केट जब उठती है या आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब उठती है तो 250 ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज हैं जो साथ में उठती हैं। उसका फर्क ये पड़ता है 250 इंडस्ट्री का कि व्यापक रूप से आपका जो लिक्विडिटी है वो बढ़ती है। अब लिक्विडिटी बढ़ने के साथ इन्फ्लेशन आती है, ये कहीं भी आप अर्थशास्त्र से समझ लीजिए। लेकिन उसके साथ जो सरकार ने इस समय 6.9 और 6.4 का 2 का टारगेट दिया है
अपना जो वित्तीय घाटा है वो एक पॉजिटिव साइड है, क्योंकि जब आप उसको रिड्यूस करते हैं तो आपका मॉडरेट इंक्रीज होती है इन्फ्लेशन में, क्योंकि अगर आपकी इन्फ्लेशन नहीं होगी तो बिजनेसेस इंक्रीज नहीं होंगे। बिना इन्फ्लेशन के बिजनेस इंक्रीज नहीं होगा। नेगेटिव इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी का श्रिंक होने का साइज है। तो और दूसरी एक और बड़ी चीज जो मैं आज मानता हूं, जिस तरीके से स्टार्टअप को इम्पेटस दिया गया, जिस तरह से स्टार्टअप के लिए पुश दिया गया है, और जो ये जो बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं चीजें और घरेलू चीजों को बढ़ावा दिया गया, इन दोनों का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखें कि जिस प्रकार से चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, वो ये मैं मान लेता हूं कि देश के अंदर बन रहे हैं। मलिक साहब मैं मान लेता हूं, ये एमएसएमई तमाम जिक्र जो कर रहे हैं, अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ जाती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम 60 लाख जो है वो नई नौकरियों के अवसर प्रदान करेंगे। जाहिर सी बात है सरकारी नहीं होंगी, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन एक ऐसा दौर जब कंपनीज जो है वो भारत में थोड़ा सा इंटरेस्ट कंपैरेटिवली पहले की तुलना में कम दिखा रही हैं। एक ऐसा दौर जब बाह्य मुद्रा का घाटा जो है वो जीडीपी का 49% से बढ़कर 59% तक जा पहुंचा है। तो क्या ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम नहीं है ऐसे में इतना बड़ा बीड़ा उठाना? और अगर आप लोगों ने उठाया तो उसका एक्शन प्लान क्या होगा फिर? मैं बताता हूं आपको। एक चीज समझनी पड़ेगी, पिछले 2 साल में जो कोविड के बाद समय था, एक कंप्लीट लॉकडाउन हुआ। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब जो इतना बड़ा एक इंजन चल रहा था व्यवसाय का, वो सारा एकदम ठप। और वो ठप होने के बाद उसको रीस्टार्ट करना इकोनॉमी को और उसको वापस स्पीड में लाना एक बहुत बड़ा काम होता है। भारत सबसे बड़ी, सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मैं नहीं कह रहा या भाजपा नहीं कह रही, ये विश्व की बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही है। लेकिन मैं जो आज आपको बात कह रहा हूं उसको आपको समझने की आवश्यकता है। जब तक सरकार ऐसा माहौल नहीं पैदा करेगी कि जहां पे नए स्टार्टअप को, नई इंडस्ट्री को, नए ट्रांसमिशन को, नए चीजों को आप सरकारी सहायता नहीं देंगे, 5G आप नहीं खोलेंगे, क्योंकि जितना जरूरी रोड हाईवे है उतना जरूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाईवे भी है आज के टाइम में। तो सरकार ने जिस प्रकार से करा है, मेरे को ये लगता है ये इमीडिएट भी इम्पेटस आएगा और लोग इसमें आएंगे। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए, भारत लोग आएंगे सर, लोग आएंगे, मैं आपकी बात को अस्वीकार नहीं कर रहा। एफडीआई में भी फर्स्ट 5 में है और स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के अंदर वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्री है। तो ये एक चीज दिखाता है। देखिए बार बार बोला जाता है ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, लेकिन जब वी शेप रिकवरी दिखाता है भारत का जो मुद्रा है, भारत की जो आय का जो आर्थिक स्थिति है, तो लोग उसके ऊपर भी सवाल उठाते हैं। और अगर नहीं उठाए रिकवरी तो उसके ऊपर दोनों तरफ नहीं हो सकता। देखिए भारत वी शेप रिकवरी है, हम इसे एडमिट कर रहे हैं रमन साहब, वी शेप रिकवरी है। भारत सबसे रेजिलिएंट इकोनॉमी है पूरे विश्व में इस कोविड के समय में। ठीक है सर, हम एडमिट कर रहे हैं सर। लोगों को पिछले 8 महीने मलिक साहब भोजन पहुंचा रहे हैं। मलिक साहब मलिक साहब यूरोप का हाल देखिए, साउथ अमेरिका का मलिक हाल देखिए, रमन जी को तो छोड़ दीजिए। रमन जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, सवाल उठा नहीं रहा हूं। तो इंफॉर्मेटिव ये पूरा डिस्कशन रहे, इसलिए मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि बीते 2-3 साल के अंदर भारत के अंदर, अगर मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करता हूं, जो डेटा मेरे पास है फेडा का, उसमें 5 मेजर कंपनीज हैं जो कि भारत को छोड़कर गई हैं। 2-3 तो हम भी देख सकते हैं, शेवरले चली गई है, फोर्ड चली गई है, जनरल मोटर चली गई है, हार्ले डेविडसन गई है। मोटा 64,000 जो है लोगों का रोजगार यहां से छिना है। जो घाटा हुआ है वो बात अलग है। तो एक ऐसा समय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, भाई कंपनियां छोड़कर जा रही हैं, नए निवेशक आ नहीं रहे हैं, तो नौकरियां आएंगी कहां से? उसका जवाब भी देता हूं। जिन कंपनियों का आपने नाम लिया उनका एक बारी अपने रिसर्च टीम को बोलिए कि वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर भी बताएं। दिक्कत ये है कि जब हम शेवरले की बात करते हैं, देयर प्रोडक्ट्स वर नॉट वेल रिसीव्ड इन द मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से प्रोडक्ट को लेती, एक्सेप्ट करती या रिजेक्ट करती है। ये कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि अगर किसी कंपनी ने कोई एमएसपी गाड़ियों के ऊपर तो है नहीं कि जरूरी खरीद जरूरी बिकनी चाहिए, इतने भाव पे बिकनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बिकेगा। आज बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनके ऊपर 1-1 साल से ऊपर की रेटिंग है। अभी महिंद्रा ने एक लॉन्च करी है गाड़ी, उसके ऊपर 78 हफ्ते की वेटिंग है।
तो वो क्यों है? तो ये तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। जहां तक हार्ले डेविडसन की बात है, 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की बाइक खरीदनी, उनकी मेजर सेल वही बाइक की है। जो उनकी सस्ती बाइक हैं वो आज भी उतनी ही बिक रही है होंडा के थ्रू जितनी पहले बिकती थी, जो 7-8 लाख रुपए का लेवल वाली बाइक है उनकी। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर हार्ले डेविडसन भारत से गया तो वो हीरो को देकर गया है काम पूरा का पूरा, और वो उनकी स्ट्रेटेजिकल अप्रोच है कि उन्होंने ये बोला कि हम भारत में से अपनी प्रोडक्शन हटा रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो उनकी, ये बोले कि हमारी इकोनॉमी की वजह से गया है, नहीं। भारत में बहुत अच्छे, बहुत लंबा इनका बहुत अमाउंट है। मैं लंबोर्गिनी 400 गाड़ियां यहाँ बेच गई, 2.5 करोड़ की एक गाड़ी है। ठीक है, अब मैं इस बारे में गहराई में जाना नहीं चाह रहा था सर, लेकिन फायदा की जो मीटिंग हुई थी उसमें महेंद्र नाथ पांडे जो हैं वो भी शामिल हुए थे, आपके मंत्री हैं, और उनके सामने इन तमाम बातों को रखा गया था। जो फेडा के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इन बातों को सामने रखा था कि अगर हमें ऐसा लॉस हो रहा है तो एक ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट नंबर 303 है उसका भी उन्होंने हवाला दिया था और कहा भी था कि थोड़ा सा फेवर हमें सरकार से चाहिएगा। लेकिन वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ जाती है ना सर, कंपनियां अल्टीमेटली तो जा रही है ना, फैक्टर क्या है छोड़ दीजिए उसे, रिजल्ट क्या है? देखिए, रिजल्ट अगर कंपनियां जा रही हैं तो कंपनियां आ भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनियां आ नहीं रही हैं। और जहां तक ऑटोमोबाइल का है या दूसरा है, आपको ये देखना पड़ेगा कि इस समय इंटरनेशनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो एक ट्रांजिशन के फेज की तरफ खड़ी हुई है उसके द्वार पे। ठीक है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल, ठीक है रमन साहब, मैं आता हूं आपके पास, मैं आता हूं। महिमा सिंह जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, एक बार मैं उनका भी रिएक्शन ले लेता हूं। महिमा जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कैसे देख रही हैं इस बजट को? ये बजट बिल्कुल आम जन विरोधी बजट है। ये बजट जो है, इसमें जैसा हमारी माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि सबका प्रयास तो सबका विकास, फिर सबका प्रयास के पास तो ले ही आए हैं, अब ये सबका प्रयास से सबका विनाश की तरफ हमें लेकर जा रहे हैं। और दूसरी इसमें जो बड़ी बात देखने की है, एक और जो आज जुमला दिया वित्त मंत्री ने, उन्होंने कहा ये पीएम गति शक्ति बजट है। हम कहते हैं ये आम जन विरक्ति बजट है। ये आम जन से पूरी तरह से विरक्त है ये बजट। ना टैक्सेस में कोई लाभ दिया गया। अभी मैं सुन रही थी कि भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि इंटरनेशनल सीन कैसा है। ये भाजपा की बड़ी ही रोचक बात है। जब इनका मन करता है तो ये इंटरनेशनल आंकड़ों की तरफ ले चलते हैं, और जब पेगासस जैसी चीज पे बात आती है, बहुत इतने बड़े प्राइवेसी के ऊपर जहां आघात हुआ है, वहां ये कहते हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को हम मानते नहीं। तो भाजपा पहले ये तय कर ले कि क्या वो अंतरराष्ट्रीय पैमानों को मानती है या नहीं मानती। और इस तरह का बजट जब ये लेकर आते हैं जिसके अंदर ये कॉर्पोरेट का टैक्स तो घटा देते हैं लेकिन आम जन के टैक्स के ऊपर कोई बात भी नहीं करते, जब ये आम जन के ऊपर आघात करते हैं, एमएसएमई को सीधा सीधा कोई फायदा नहीं देते हैं और इनडायरेक्ट तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि इनडायरेक्टली कैसे आम जन को फायदा होगा। बात देखने की बहुत अहम ये भी है कि 2014 के अंदर से बात होती आ रही है मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया के जरिए पैदा होने वाली जॉब्स की, रोजगारों की, और आज फिर एक बार 60 लाख रोजगार का जुमला फेंक दिया गया है। पहले हमें एक बात का जवाब दें कि आज आप 60 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, जो पहले मेक इन इंडिया के अंदर नौकरियां पैदा की जाने वाली थी वो नौकरियां कहाँ हैं? आज रोजगारी में भारत सबसे निम्न स्तर पर है। आज वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत सबसे असमान राष्ट्रों की कतार में खड़ा हुआ है। आज हमको देखने की जरूरत ये भी होगी कि जहां एक तरफ ये लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहां डिजिटल एसेट्स के ऊपर 30% का टैक्स भी लेकर आ रहे हैं। और क्या 30% का टैक्स बिना क्रिप्टो करेंसी बिल लाए, क्या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं? ये सब कुछ इनडायरेक्ट तरीके से ही, मैं जवाब लेता हूं। तरीके से नीति के साथ कोई कार्य करते नहीं है, गैर नीतिगत तरीके से हर चीज को इनडायरेक्टली जनता के ऊपर थोपने का कार्य सरकार कर रही है। रमन मलिक जी, देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज पूछूंगा कि 2 तरीके से एक व्यक्ति को सपोर्ट करा जा सकता है। जहां तक जब बात हम आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं तो डिफेंस के अंदर जिस प्रकार से आज
एक बारी 100 वज्र टैंक्स V9 जो हैं वो डिलीवर हो चुके हैं सेना को, और 200 के करीब और का ऑर्डर इन द पाइपलाइन है। ब्रह्मोस की बात है, दूसरे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत है, ये चल रहा है। $350 मिलियन का फिलीपींस को के साथ करार हुआ है ब्रह्मोस मिसाइल देने का। तो ये कैसे हुआ? ये इसमें कुछ जॉब नहीं बनेंगे, इसमें कुछ नहीं होगा। एक मिनट बहन, मेरी बात सुनिए। दूसरी चीज, जब आप कोलगेट और 2G करते हैं और वहीं ये सरकार लोगों को डायरेक्टली ये बोलती है कि हम आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम करते हैं, हम आपको फीस देते हैं, हम आपके अफसरशाही का जो सर पे तलवार कांग्रेस काल की लटकी हुई है उसको धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, क्या आपको जब सरदर्दी कम होगी तो आप कमाएंगे ज्यादा? नहीं। तो ये जो एक सिस्टम है, ये अप्रोच की बात है। आपका आइडिया ऑफ इंडिया है कि आप लोगों को, इंसानों को अपना पालतू पिद्दी मानते हैं। वो सवाल ये कर रहे हैं सर, वो सवाल ये कर रहे हैं कि 2014 में जो आपने वादे किए थे रोजगार के, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा, इसे कोई नकार नहीं सकता। वो तो आपके जो प्रीवियस पुराने जो वादे थे उनका हिसाब किताब मांग रही है। भारत के नागरिकों को पिड्डी मानते हैं गांधी परिवार का, कि वो जिसको फेंकेंगे और भारत की जनता नाचेगी। हम भारत की जनता को वो बाहुबली बना देंगे कि वो इस प्रकार की सोच को लात मार के बाहर फेंक देंगी। आप भारत को सक्षम बनाइए, ये ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इससे कि आप उसको। मलिक साहब, ये बातें तालियां बजाने के लिए, चुनावी मंच के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं सर, नहीं सर, ये ना बहुत जरूरत है। हम तो चाहते हैं सर कि भारत बाहुबली बने, हम तो चाहते हैं भारत बाहुबली बने, लेकिन उसका एक्शन प्लान भी तो तैयार हो। अब आप लोग कहते हैं कि हम, क्या है, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्या है सर? 2014 से आज तक के क्या आपके पास आंकड़े हैं कि उस समय आपकी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी जो बात थी कि हम रोजगार, नौकरियां देंगे, फिर आपने कहा कि हम रोजगार के अवसर देंगे, फिर एक दौर ऐसा भी आया जब कहा कि अगर पकोड़े तलने के बाद भी रोजगार मिलता है तो उसे भी एडमिट करना चाहिए। सुनिए, EPFO का डेटा उठाइए, मैं वो चीज बोल रहा हूं जो वेरीफाइबल है। EPFO का डेटा उठा लीजिए, जितने नए स्टार्टअप लगे हैं उसमें कितने हैं वो उठा लीजिए। आप बताइए ना सर, मैं कोई डेटा नहीं उठा रहा, मैं तो आपके डेटा मान लूंगा, आप मुझे बताइए तो सही। बता रहा हूं ना सर, सुनिए, आप मानक अपने हिसाब से आपकी चैनल तय कर ले कि ये 4 या 5 मानक हम ले रहे हैं, उस पे पिछले 7 साल 8 साल का काम देख लीजिए और उससे पहले की सरकार का काम देख लीजिए। आपको अब मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता सकेंगे कि हमने ये 10-5 आपकी उपलब्धियां बताने का काम और बराबर से हमने वेरीफाई करा। इन पेपर के माध्यम से हमारे को ये मिला। अगर हमारी गलती है तो दुनिया हमारे को जूता मारेगी, नहीं होगी हमारी गलती। नहीं, मैं तो मलिक साहब मैं तो फिगर पूछ रहा हूं आपसे सर। अब गवर्नमेंट की उपलब्धियां पत्रकार अगर बताने लगे तो चल लिया काम, फिर सरकार की उपलब्धियां तो आप बताइए ना सर। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बता रहा हूँ। एक मैंने फिगर बोल दिए, इसके ऊपर बार बार कांग्रेस बहुत फिगर आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे दिए हैं, कांग्रेस के और दूसरे लोग जो है ना वो उसको गोल कर जाते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूं कि मानक सेट हरियाणा न्यूज करे, ठीक है, 5 मानक टेस्ट कर लीजिए कि इन 5 मानकों से आप आर्थिक जगत और नौकरियों की बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, उन 5 मानकों पे हमारा भी एग्जाम ले लीजिए, उनका भी ले लीजिए। ठीक है, मैं महिमा सिंह जी से जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन मैं सतवीर जी के पास पहले आ रहा हूं, फिर सतीश जी के पास आऊंगा, सुशील के पास भी आऊंगा। फिर सतवीर जी। मलिक साहब, मैं एक बात आपसे बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं। आपने गरीबों के मकानों के बारे में कहा, मैं कहता हूं आज गरीबों के मकान टूट रहे हैं। आज आपकी सरकार कहती है एक 5 तहसीलों पर एक तहसीलदार लग रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आप गरीबों को मकान देने की बात कहते हैं, तो उन गरीबों को मकान कहां मिल रहे हैं? वो गरीब अपना एक कमरा बनाना चाहता है तो आपका पीला पंजा पहुंच जाता है। आखिरकार अपनी दोहरी नीति क्यों साफ करें? आप कहते हैं गरीबों को न्याय दिला रहे हैं, आपकी सरकार न्याय दिला रही है, लेकिन अगर आप देखिए गुड़गांव जिले के अंदर कितने ऐसी जगह मामले प्रकाश में आ रहे हैं कि हरियाणा में एक कहावत है, गरीब की बहू सबकी भाभी, ठाडे की बहू सबकी दादी।
ये कहावत आपकी सरकार पर फिट बैठ रही है, क्योंकि अगर गरीब आदमी मकान बनाता है तो पीड़ा पंजा पहुंच जाता है, ठाडा बनाता है क्योंकि वो पैसे वाला है, वो आपकी सरकार अधिकारी को पहुंचाया सुविधा शुल्क और अपना काम कर दिया। ये तरीका नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप आखिरकार अपनी नीति आप स्पष्ट कब करेंगे? क्या लोग ऐसी प्रकार से आप लोगों की सरकार को कोस के या आप डिबेट पर बैठकर अपने सवाल दागते रहेंगे या अपना स्पष्टीकरण देते रहेंगे? आप मीठी गोली नहीं खाएगा, आप जनता जागरूक है। मैं जवाब लेता हूं, रमन मलिक जी। देखिए, सबसे पहले सतबीर जी, जो आप बात कर रहे हैं गुरुग्राम शहर की, वो आज के विषय से थोड़ा सा परे है, लेकिन जो आपने एक एग्जाम्पल दिया, मैं उसका जवाब जरूर दे देता हूं कि दोनों चीजें जरूरी हैं। ये भी जरूरी है कि आप ईज दें, आसानी दें काम करने की, और ये भी जरूरी है कि जो न्याय के तौर पे जो गाइडलाइंस बनी हुई हैं, कंट्रोलिंग बनी हुई है, उनको अनुपालना भी हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसकी पूर्ण अनुपालना हो। आपको याद होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं गुरुग्राम में, आपको ये भी पता होगा कि किस प्रकार से डीएलएफ फेज 1, 2, डीएलएफ फेज 4 में, 5 में, अलग अलग जगह शांत लोक में कैसे सरकार ने जिनके ओसी दिए हुए थे उनको भी कैंसिल करा। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही तरफ, वो मुद्दा भटक जाएंगे सर, वो डाइवर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज जो है ना सतबीर जी, मैं आपको एक और चीज बता दूं, एक बहुत सुंदर चीज इस बजट में ऐलान हुई, और वो है रजिस्ट्रियों का एकीकरण। 1 नेशन 1 रजिस्ट्री वाला जो इशू आ रहा है, वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, जिससे एक तो डिजिटलाइजेशन होगी और आइडेंटिफिकेशन होगी और ईज होगा काम करने में। नहीं, 1 रजिस्ट्री तो ठीक है मलिक साहब, लेकिन ये भ्रष्टाचार कैसे रोकेगा? रजिस्ट्रियों में पैसे लेने बंद कब होंगे? ठीक है, ये दूसरा पहलू है सतीश जी, इस पर किसी और दिन हम बात करेंगे। सतीश जी के पास में आ रहा हूं, फिर सुशील के पास आऊंगा। सतीश जी रखिए अपनी बात। मैं तो मलिक साहब से एक ही बात पूछना चाहता हूं, एक देश, एक संविधान, एक विधान, लेकिन आज केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार किस तरह दो तरफा लोगों में भ्रम पैदा करने की, मध्य वर्ग को अलग करने की, बड़े उद्योगपतियों को अलग करने की, गरीब मजदूर को अलग करने की, या किस तरह की कैटेगरी बनाकर देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। आज गरीब को तो इन्हें बोल दिया कि भाई हमने 5 किलो वो दे दिया गेहूं, अमीर को रिबेट मिल गई, तो जो मध्य वर्ग है, किसान है, उसका क्या समाधान? और किसान के साथ एक मजदूर भी जुड़ा हुआ है, आज उसको एमएसपी पर सरकार ने क्या देने का काम किया? एमएसपी के बारे में तो बताएगा। हमने ये 2 लाख 2.25 लाख करोड़ दे दिया। अरे मेरे भाई मलिक साहब, बिहार को युगांडा में नहीं, पूर्वांचल को युगांडा में नहीं, हिमाचल को युगांडा में नहीं, सबको एक साथ, एक संविधान, एक विधान के अंतर्गत आप एमएसपी लागू करने का काम क्यों नहीं करती? ये एक प्रदेश का काम नहीं, ये केंद्र में मलिक साहब, ये एमएसपी का गणित जो है, या तो आपको समझाना नहीं आ रहा या फिर अगले समझना नहीं चाह रहे। मैं लूंगा आपसे जवाब इस बात का। सुशील के पास पहले आता हूं मैं। सुशील रखिए अपनी बात। निश्चित तौर पर देखिए, जो सवाल अभी सतबीर भारद्वाज जी उठा रहे थे कि किस तरह से मकानों को तोड़ा जा रहा है, शायद ध्यान नहीं दिया इन्होंने, आज के बजट में टाउन प्लानिंग का जिक्र किया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि कई ऐसे शहर हैं जो टायर 2 और टायर 2 के जो शहर हैं, 2nd और 3rd के जो शहर हैं, उनको अत्याधुनिक बनाया जाएगा, यानी अभी जो है उसमें और कुछ किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। साथ ही बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि 14 ऐसे पुराने कानून हैं जिनको सरकार खत्म कर रही है और उनको बेहतर बना रही है। तो मुझे लग रहा है, हालांकि इसका एलोबरेशन बाकी है, कि ये जो बिल्डिंग टाउन प्लानिंग का जिक्र जो किया गया है, उस बाइलॉज, बिल्डिंग बाइलॉज और टाउन प्लानिंग का जो जिक्र किया गया है इस बजट में, तो अब देखना है कि उससे क्या है। साथ ही देखिए, 1 लाख करोड़ रुपए का जिक्र किया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को देगी, और साथ ही जो राज्य के कानून है और सेंटर के कानून है, इसे भी इस पर भी जरूरी है, मलिक साहब बताएंगे कि इन दोनों कानूनों को आईटी के तहत जोड़े जाएंगे। तो निश्चित तौर पे अभी देखना है, और मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग बाय लॉज और टाउनशिप जो इन्होंने आज ऐलान किया है और जो घोषणा की गई है कानून के बारे में, तो निश्चित तौर पे ऐसी जो जिस पे आप पीला पंजा की बात कर रहे थे और ऐसे जो विकसित हो जाती हैं कॉलोनियां, तो निश्चित तौर पे वो भी कहीं ना कहीं शामिल होगी। देखना है कि अभी तो इलैबोरेशन इसका बाकी है कि डेप्थ में क्या कुछ है। जी मलिक साहब। देखिए, सुशील जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, और
किसी भी देश की प्रगति के लिए उसका जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल टाउन प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एक तरीके से प्रोडक्टिविटी में हिस्सेदार रहता है, ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी। और उसका विषय ये है कि जब तक आपके घर का मसौदा ठीक ठाक नहीं है तब तक आप बिना टेंशन के काम नहीं कर सकते। और इसके लिए जरूरी ये है कि कानून जो हों वो सरल भी हों और सबके लिए बराबर भी हों। और जब टायर 2, टायर 3 सिटीज के अंदर डेवलपमेंट आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो बराबर होता है। दूसरी चीज बहुत अच्छी उठाई उन्होंने, जो वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ 50 साल के लिए बिना इंटरेस्ट के देने की बात करी है, वो भी एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है स्टेट के लिए, जिससे वो अपने आप की प्रोडक्टिविटी को, अपने असेसमेंट को, अब पंजाब जैसा प्रदेश है जहां 4 लाख करोड़ का एक डेट है और वो उसके अंदर बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है, उसको एक बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट मिलेगी इससे। एक जिसे जीवन दायिनी बोलते हैं, पानी प्यासे को पानी मिलना, वो काम होगा। ठीक है सर। दूसरी चीज बहुत बड़ी एक और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से रोड का और उसके साथ ये जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करी है, सेंट्रलाइज करने की बात करी है, रजिस्ट्री क्रॉस द बोर्ड करने की बात करी है। अरे मलिक साहब, पूरे बजट में कहीं पे भी ग्राम बढ़ाने का भी बात हुए, लाल डोरा जो बढ़ाने का, विकसित होने का, ठीक है सतीश जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं सीधे।